दक्षिण उत्तर रेलवे कर्मचारी यूनियन के महामंत्री श्याम ठाकुर जी, आज जानना चाहेंगे भारतीय रेलवे का जो निजीकरण किया जा रहा है, इस विषय में बहुत सारी ट्रेड यूनियनें उसका विरोध कर रही हैं। आपकी यूनियन का क्या कहना है इस विषय में? देखिए, आपके संज्ञान में हम लोग लाना चाहते हैं कि भारतीय मजदूर संघ ने प्रथम दिन से ही सरकार की नीतियों का विरोध करना शुरू कर दिया था। और कोरोना काल में भी अगर देखें तो जहां सभी संगठन चुप बैठे हुए थे, भारतीय मजदूर संघ की जो रेलवे में यूनियन है, खासकर उत्तर रेलवे कर्मचारी यूनियन, 10 जून को अपना एक कार्यक्रम करा, मैक्सिमम स्थानों को कवर करा, कर्मचारी को चेताया, जगाया कि इस प्रकार की नीति आ रही है। उसके बाद 27 जुलाई को कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें कुछ जगह पे प्रशासन ने हमें रोकने की कोशिश करी निजीकरण के विरोध में। अभी 8 सितंबर को फिर एक कार्यक्रम निजीकरण के विरोध में। हम लोगों का बिल्कुल क्लियर वो है कि ये जो निजीकरण की नीति सरकार द्वारा अपनाई जा रही है, हम लोग बिल्कुल इसका विरोध करते हैं। और ये मैं भी आपको दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि अगर रेल कर्मचारी आज हम लोगों के साथ भारतीय मजदूर संघ के साथ खड़ा होगा तो निश्चित तौर पर सरकार को अपनी नीतियां वापस लेनी पड़ेंगी, क्योंकि ये सब लोगों ने बिल्कुल जानना, बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि इस समय जो हमारे देश का प्रधानमंत्री है, ये कहीं ऊपर से आया हुआ आदमी नहीं है। ये चाय बेचने से आया हुआ, ये नीचे से ऊपर तक पहुंचा हुआ आदमी है, ये संघर्ष किया हुआ आदमी है। इसी प्रकार से इसको वही, इनकी नीतियों को वही बदल सकता है जिसने जमीनी तौर पे संघर्ष करने के लिए जो तैयार है। और खासकर भारतीय मजदूर संघ का जो कार्यकर्ता है, बड़े निचले स्तर से कार्य करता है, वही इसमें बदलाव ला पाएगा। कर्मचारी, रेल कर्मचारी की जिम्मेवारी है कि उसने किसको चुनना है। अगर उसने 100 साल और 70 साल से रेलवे में राज करने वाले दोनों फेडरेशनों को, जो प्योरली राजनीति करते हैं, अगर उनको चुनना है तो आगे की स्थिति लगातार गंभीर होने वाली है और भी खतरनाक होने वाली है। एनपीएस का जख्म अभी तक भूले नहीं है। एनपीएस की जो मार हम लोगों को पड़ी हुई है, जो युवाओं को पूछो आज क्या उनकी स्थिति है। ये निजीकरण की बात हम कर रहे हैं, ये निजीकरण की बात आज शुरू नहीं हुई है, ये विषय आज नहीं शुरू हुआ। कब से ये सारी चीज़ें निजीकरण, आप जाओ तो 1975, 80, 90 से लगातार निजीकरण दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। आज आप जितनी चीज़ों को ले लो, आरएलडीए रेलवे की ज़मीन बेच रहा है, कहाँ है ये लोग? क्रिस, हमारा इंफॉर्मेशन का सिस्टम सारा क्रिस निगमीकरण में जा रहा है। टिकटिंग देखिए आप, आईआरसीटीसी के पास चली गई। ये लगातार कंटिन्यूसली चैनल चल रहे हैं जो होते जा रहे हैं, मगर हमारे जो अन्य जो संगठन, श्रम संगठन, खासकर एआरएफ, एनएफआईआर, इतने वर्षों से मलाई खा रहे हैं कि वो आज भी अपनी सीट को छोड़ने को तैयार नहीं है। वो सरकारों के साथ लगातार मिलकर चलते हैं, चाहे वो एनपीएस थी, चाहे वो निजीकरण था। और मैं बात को दोहराना चाहता हूं कि ये जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जमीनी नेता हैं, तो भूल में ना रहें। और एक चीज मुझे बड़ी अच्छी आज के समय में समझ भी आई, तो आपके साथ शेयर भी जरूर करूंगा कि कोरोना के समय में प्रधानमंत्री ने एक योजनागत रूप में देशवासियों को चेताया, जगाया, थाली बजा के। उन्होंने जो सिस्टम को अडॉप्ट करा कि किस प्रकार से देश के अंदर एकजुटता लाई जाए, वही चीजों को आज बेरोजगार युवक कर रहे हैं, उसी नीति को अपना के। तो सरकार ने बिल्कुल सोचना रहेगा, और रेलवे का बहुत बड़ा योगदान इस देश की प्रगति में होता है। श्याम जी, क्या आपको लगता है कि भारतीय रेलवे घाटे में जा रही है, इसलिए इसका निजीकरण होगा? घाटे में जा रही है तो घाटे वाली चीज का सौदा क्यों होगा? देखिए हमारे परिवार में बच्चे होते हैं जी, हम उनका एजुकेशन करते हैं, लालन पोषण करते हैं। कौन आगे बढ़ के कमाएगा, कौन गवाएगा, किसके साथ क्या होगा, क्या हम जानते हैं? नहीं जानते। हम लोग अपना काम करते हैं। भारतीय रेल इस देश की रीढ़ की हड्डी है। इसके लिए जो नीतियां बनाई जाती हैं, सामान्य नागरिक को लाभ देने के लिए बनाई जाती हैं।
आप विश्वास करेंगे, मुंबई पूरी की पूरी ट्रेन के ऊपर चलती है, अगर ट्रेन बंद कर दी जाए तो मुंबई रुक जाती है। आप यहाँ दिल्ली में मेरठ से, पलवल से, अलीगढ़ से, शामली से, कुरुक्षेत्र से, रोहतक से लोग नौकरी करने के लिए आते हैं। आप कभी उनका एमएसटी का फेयर पूछना, वो कितने रुपए एमएसटी बना के लाते हैं, तो 200 या 300 रुपये या 100 रुपये मात्र एमएसटी में वो सफ़र करते हैं। और उनको अगर सैलरी यहाँ 10,000 मिलती होगी तो उनका आने जाने का खर्चा मात्र 100 या 200 रुपये है। तो यहाँ जब हम अपने देश के नागरिकों को सुविधा देने की बात कर रहे हैं और एक सिस्टम को चलाने की बात कर रहे हैं, तो वहाँ लाभ और उसका तो स्थिति नहीं है ना। हम लाभ और उसमें तो आइडेंटिफाई उसको अलग कर नहीं सकते, क्योंकि हम सुविधा दे रहे हैं। फिर हम 100 रुपये में एमएसटी चला के कैसे लाभ ले सकते हैं? हम प्योरली कमर्शियल नहीं है, ये हम लोगों ने समझना, सरकारों को समझना है। अभी कोरोना काल में रेल कर्मचारी अपना काम कर रहा था ना, हमारे ट्रैकमैन साथियों की जो दुर्गति इसके अंदर बनी है, देखिए क्या हुआ। ट्रैक खाली पड़े थे तो अधिकारी वर्ग ने क्या करा, प्रशासन ने क्या करा कि उन ट्रैक्स की मेंटेनेंस करवाई और उन लोगों से दबा के काम किया और उनको किसी प्रकार का कोई बेनिफिट नहीं दिया गया। तो रेल कभी रुकती नहीं है। रेल को अगर ये कहीं कैलकुलेशन कही जा रही है कि लॉस में है, तो मैं इसको बिल्कुल खारिज करता हूँ। ये आपकी नीतियाँ हैं। क्या आपको नहीं लगता है श्याम जी की जो वर्तमान सरकार है कहीं ना कहीं रेलवे का निजीकरण करके उन पूंजीपतियों को और ज्यादा पूंजीपति बनाना चाहती है जो उनके ज्यादा करीबी हैं? देखिए कई बार क्या होता है कि अच्छा खेलने वाला अच्छा खिलाड़ी अच्छा खेल रहा होता है मगर ओवर कॉन्फिडेंस में मारा जाता है। मुझे लगता है इस सरकार को ओवर कॉन्फिडेंस का भी ये शिकार हो रही, कि इनको लग रहा है कि जो भी हम निर्णय ले रहे हैं वो सारे निर्णय सही हैं। अभी इन्होंने 370 समाप्त करी, देश ने स्वागत किया ना। मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक करा, अच्छा काम किया। राम मंदिर का मुद्दा इतना वर्षों से पड़ा हुआ था क्या? मैंने कहा कि जब हम अति उत्साह में और अति उसमें आ जाते हैं तो हमें सही और गलत के अंदर डिफरेंस करना नहीं आता। और ये जो निर्णय अब जो लिए जा रहे हैं, निजीकरण का निर्णय, ये एक बहुत बड़ा घातक निर्णय है जो होने वाला है। जिस तरीके से जो है भारतीय रेल की दुर्गति चल रही है, उसको देखते हुए जो कुछ 150 रूट्स हैं जहां पे इनकम और सोर्स बहुत अच्छी है, तो उन्हीं को प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, ऐसा क्यों? ऐसा देखिए, नीति निर्धारक हैं, नीति निर्धारण करने वाले लोग हैं, सारे अधिकारी वर्ग है। वो तो जब किसी को लाभ देना है, आपने जब आपने मन बना लिया, ठीक है ना, कि मुझे लाभ देना है, तो आप वही रूट देंगे ना। हम देखिए, हम भारतीय मजदूर संघ, हम उत्तर रेलवे कर्मचारी यूनियन निजीकरण का निजीकरण में जैसे हम लोग आते हैं, हम कहते हैं आप करिए ना निजीकरण। जहां पर रेलवे अपनी सर्विसेज को नहीं दे पा रही, आप वहां लाइए ना, वहां निजीकरण को बुलाइए, उनको कहिए आप यहाँ चीज डेवलप करिए, आप करिए। मगर जो आपके पास अब दिल्ली से बॉम्बे का रूट है, हमेशा फुल रहने वाला रूट है, तो आप उसको निजीकरण निजी हाथों में दे रहे हो, तो आप गलत कर रहे हैं, आपकी मंशा ठीक नहीं है। श्याम ठाकुर जी, बड़ी सोचने वाली बात है कि रेल हमारी, रेल पटरी हमारी, स्टेशन हमारा, ड्राइवर हमारा, गार्ड हमारा, उसके बाद में सिर्फ जो फायदा होगा वही निजी हाथों में दिया जा रहा है। बिल्कुल। तो ऐसा क्यों? देखिए, मैंने कहा कि ये तो बड़े बड़े जो लोग हैं नीति निर्धारण कर रहे हैं, उनको लगता है कि क्या फायदा है। और ये जो आपने अभी कहा कि रेल का गार्ड, और ये आने वाला आप समय देखना, ये रेल का गार्ड भी नहीं रहने वाला, कोई भी नहीं रहने वाला, कोई भी सिस्टम नहीं रहने वाला, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन का कीड़ा बड़ी पहले से रेलवे में आ चुका है। आज भी ट्रैक के ऊपर बहुत सारा काम प्राइवेट लोगों के पास रहता है, और ये यही होगा, प्राइवेट लोग चलाएंगे, प्राइवेट स्टेशन हो गए हैं, प्राइवेट स्टाफ लाया जाएगा, विदाउट गार्ड, विदाउट ड्राइवर ट्रेन चलेंगी, ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। श्याम ठाकुर, जिस तरीके से अगर ट्रेन के अंदर या रेलवे के अंदर कुछ
अनहोनी हो जाती है, अब तो सिर्फ कर्मचारी उसका उत्तरदायी होता है और कर्मचारी को उसका जवाब देना होता है। लेकिन अभी तक देखा गया है कि जितने भी प्राइवेट लोग काम कर रहे हैं, गड़बड़ वो करते हैं और उसका हर्जाना जो है जो सरकारी कर्मचारियों को भोगना पड़ता है, रेल कर्मचारियों को भोगना पड़ता है। वो आपने बिल्कुल सही प्रश्न करा और सही बात बोली है। एक्चुअली क्या हो गया, प्रशासन ने अब जो कर्मचारी जो हमारा सिस्टम है उसके अंदर हमें लगता है कि सिर्फ जिम्मेवारी तय करने के लिए उसको रखा गया है, उसको और जो एक्सरसाइज है जो वर्किंग सिस्टम है उसमें उसको इन्वॉल्व नहीं किया जाता। मगर जब जिम्मेवारी तय करनी है तो ये आपकी जिम्मेवारी थी, आपकी कमी थी, मगर उस कमी के पीछे जो पूरा सिस्टम था उसको नहीं। अभी बड़े बड़े हुए थे ना पीछे, दुर्घटनाएं हुई थी, खतौली में हुआ था, जब आप उन चीज़ों में जाओ तो क्या वहाँ जो 2 लोग काम करने वाले थे क्या वो जिम्मेवार थे? एक बहुत बड़ा सिस्टम जिम्मेवार था। तो क्या है कि वो जो नीचे के जो कर्मचारी हैं वो कहाँ तक लड़ते हुए जाएंगे? आज आप रेलवे बोर्ड में घुस नहीं सकते, अधिकारी आपको अपने कमरे में घुसने नहीं देंगे, आप डिविजनों में चले जाइए, अधिकारी आपसे 5 दिन मिलेंगे नहीं। तो क्या है, वो तो जिम्मेवारी तय करने के लिए कर्मचारी। अब श्याम ठाकुर जी, अभी एक प्राइवेट तेजस्वी ट्रेन चलाई गई थी जी जी, और जो आम जो ट्रेनें थी उनको घाटा देने के लिए कर्मचारियों के माध्यम से, अधिकारियों के माध्यम से उनको रूट पे दौड़ाया गया, लेकिन उसके बावजूद वो घाटे में रही और उन कर्मचारी जो तेजस्वी ट्रेन के अंदर जो काम कर रहे थे उन कर्मचारियों को आज तक पेमेंट नहीं मिल रही है। तो क्या आगे भी ये सक्सेसफुल हो पाएगा? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो बात आपने उठाई है ये बिल्कुल भारतीय मजदूर संघ इसके ऊपर बहुत गहन मंथन कर रहा है। क्योंकि देखिए, भारतीय मजदूर संघ जब बात करता है, हम लोग बेशक मैं आपके साथ आज जो विषय पे चर्चा कर रहा हूँ, बात हो रही है वो महामंत्री उत्तर रेलवे कर्मचारी यूनियन के नाम से हो रही है, पर मैं सर्वप्रथम भारतीय मजदूर संघ का कार्य करता हूँ। तो भारतीय मजदूर संघ के कंसेप्ट में जब हम चीज़ों को देखते हैं तो ऐसे जो ठेकेदार के पास जो लोग काम करते हैं उनकी स्थिति बड़ी गंभीर और बड़ी खराब है। आज क्या रेलवे में भी तो बहुत जगह ठेका हो गया है। अब वहां क्या होता है कि आपने 15,000 की सैलरी के ऊपर आदमी को रखा और उसको दे रहे हैं आप 6,000 7,000, उसका एटीएम रख के बैठे हुए हैं। हम जो सिस्टम है, जब तक हम अपने सिस्टम को मजबूत नहीं करते, जब तक सिस्टम को, जब तक लॉस, आज आप चले जाओ लेबर कमिश्नर के ऑफिस में चले जाओ, आपको हजारों लाखों केसेस मिल जाएंगे पेंडिंग पड़े हुए। जब तक इन ठेकेदारों के ऊपर नकेल नहीं कसी जाएगी, सिस्टम को सही नहीं किया जाएगा, जो आपकी पॉलिसीज हैं उनको अगर सही ढंग से इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा, तब तक यह समस्या बढ़ेगी और बढ़ती जाएगी। अच्छा श्याम ठाकुर जी, एक और मैं सवाल करना चाहूंगा। उत्तर रेलवे कर्मचारी यूनियन यानी कि यूआरके के आप महामंत्री भी हैं जी, और जाहिर सी बात है कि आपके पास भी इतना महत्वपूर्ण पद है, तो क्या आपकी तरफ से एक निगमीकरण, निजीकरण वाला जो मामला चल रहा है रेलवे का, आपके संगठन की कुछ तैयारी है इसको लेकर? बिल्कुल बिल्कुल जी, हम लोग देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि लगातार आंदोलन हम लोग कर रहे हैं और अभी हमारी भविष्य में अगले 5-7 दिन के अंदर फिर एक बड़ी योजना बनने वाली है कि हम लोग कर्मचारियों को, देखिए कर्मचारियों को हम लोग जगा रहे हैं कि साथियों जागो, आप लोग जागो, ये लड़ाई लड़ने का एक समय आ गया है, वरना स्थितियां बड़ी गंभीर होने वाली हैं। हम उनको समझा रहे हैं, उनके पास एक एक व्यक्ति के पास जा रहे हैं, इस कोरोना संकट में भी हम लोग उनको जागरूक कर रहे हैं। देखिए लड़ाई तो तभी लड़ी जाएगी। जी, आखिर में चलते चलते क्या कहना चाहेंगे संगठन के लोगों से या देश के लोगों से, अगर इस निजीकरण के खिलाफ अगर आंदोलन होता है तो क्या संदेश देना चाहिए? बिल्कुल, देश की जनता को इसके अंदर हम लोगों के साथ बिल्कुल भागीदार होना चाहिए, कर्मचारी को भागीदार होना चाहिए, क्योंकि हम लोग इसके ऊपर भारतीय मजदूर संघ ने एक योजना भी बनाई है। मैं उदाहरण के तौर पे आपको देता हूँ। आप मान लीजिए नई दिल्ली स्टेशन आपने सारा प्राइवेटाइज कर लिया, अभी लोगों को उसका भविष्य नजर नहीं आ रहा, तो ये जो सामने की मार्केट पहाड़गंज की है ना, जो बड़ी बड़ी ये दुकानें हैं, ये सब कंडम हो जाएगी, सब खत्म हो जाएगी, क्योंकि नई दिल्ली स्टेशन प्राइवेटाइज हुआ तो प्राइवेट वेंडर अपनी चीज़ों को, बड़े बड़े लोग वहाँ चलाएंगे, तो पैसेंजर बाहर नहीं आएगा। जो कुछ खाने के लिए या लस्सी पीने के लिए या छोले भटूरे खाने के लिए बाहर आता है, तो लोकल मार्केट के ऊपर उसका कितना असर पड़ने वाला है, क्योंकि प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर प्राइवेट चीज़ें अपने ढंग से चलने वाली हैं। वो गाड़ी को ज़रूरी नहीं है नई दिल्ली लाए, वो कह देगा मैं आनंद विहार, मेरे को कंफर्टेबल है, मैं आनंद विहार तक अपने रूट को चलाऊंगा। तो ये जन जागरण
और मैंने जैसा आपको एक एग्जांपल दिया था कि कैसे 100 या 200 रुपए की एमएसपी है, ये जनता को भी समझना पड़ेगा। जनता को इस लड़ाई में हम लोगों के साथ खड़े होना पड़ेगा। अगर जनता को भी ये लगता है कि नहीं ये रेलवे वालों की अपनी लड़ाई है, कोई टीए डीए वाली लड़ाई चल रही है, तो उसको भी गलतफहमी है, उसको भी ठीक करना पड़ेगा। जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। रेल कर्मचारी को खासकर सारी चीजों को जोड़ घटा करना पड़ेगा कि रेल के इतिहास में क्या हो रहा है, ये अंतिम सांस ले रहे हैं। अगर हम लोग अभी भी अपने सिस्टम को ठीक नहीं कर पाए, अपनी यूनिटी को बरकरार नहीं कर पाए और चीजों को नहीं समझ पाए, क्योंकि फिर मैं वही बात आपको कहूंगा कि हमारे 2 बड़े संगठन सरकार की गोद में बैठे हुए हैं। अभी देखा ना, सीईओ बना, यादव जी को सीईओ ही बनाया, तो कैसे वो बड़े भाई साहब जो थे बड़ी फूलमाला लेके वहां पहुंच गए। ऐसे ही ये जब 11 जुलाई को पूरा हड़ताल रेलवे में कर रहे थे, ऐसे ही ये मिठाई का डब्बा और फूलमाला लेके रेल मंत्री को, रेल राज्य मंत्री को ज्ञापन देते थे और उनको देते थे। और क्या हुआ, वो सरकारों के साथ मिले हुए हैं, पहले भी मिले हुए थे, आज भी मिले हैं। आज की सरकार बड़ी चतुर है, ये इनकी दाल यहां नहीं गलने वाली, वो भी उठा के अभी आप देखिएगा 10 दिन 1 महीने के बाद ट्रेड यूनियन कंसेप्ट टोटली चेंज होने के लिए जा रहा है। तो ये जो आज बड़े नेता हैं, इनके बंगले वंगले सब खाली हो जाएंगे। ये सरकार बहुत चालाक है, इसने रिटायर लोगों का मुद्दा उठाया था, कैसे बैकफुट पे दोनों महामंत्री आ गए, खत्म हो गया सारा। कहा कि रिटायर लोगों को ट्रेड यूनियन से बाहर करो और सारी की सारी हड़ताल। तो उनको मालूम है कि रेलवे की जो मान्यता प्राप्त संगठन है उनके अंदर शक्ति नहीं है, उनके अंदर दम नहीं है। इस सरकार चतुर सरकार है, बहुत चालाक सरकार है, मगर वो एक पंजाबियों में एक कहावत है, सियाणा कहाँ खाए गूं, ठीक है, ये पंजाबियों में एक कहावत है। तो ऐसी स्थिति इस सरकार के साथ भी मुझे लगता है बड़ी जल्द आने वाली है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।